हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसके अतिलघु 3 टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं, इनके नाम लिखिए। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हो जाती है, कौन कौन सी हो जाती हैं? संचालन हो जाती है, संवहन हो जाती है और विकिरण हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, प्लस आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते चले आए हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि क्या मैम डीएलएड में ऐसा भी क्वेश्चन आता है? तो जी हाँ, आता है क्वेश्चन, और आया भी था। आप देख सकते हैं 2018 में भी आया है, 2023 में भी आया है। यानी क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के भी, ठीक है ना। तो आपको पता है ऊंट है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाने का सोडा और धामन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। आप लोग इसको बहुत अच्छे से रट लीजिए, लिख लिख कर देख लीजिए। यानी आप लोगों के ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जरूर बनता है और ये क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाता है खाने का सोडा और सूत्र हो जाता है NaHCO3। तो इसको और किस नाम से जानते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये है क्या? तो ये एक कार्बनिक यौगिक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जो किचन में उपलब्ध होता है। और इसमें जैसे ब्रेड हो जाते हैं, ये सब चीज़ें बनाने में काम आता है। और जो रोज़ की जैसे जो भोजन सामग्री है, इसमें यूज़ भी किया जाता है ना। ये सोडा जैसे कि मटर हो गए, वो गल नहीं रहे हैं, उसको मुलायम सॉफ्ट करने के लिए, या और भी जो डिशेस बनती हैं जैसे टिकिया वगैरह बनती हैं, तो उसमें भी डाला जाता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। यानी कौन सा? तो खाने का सोडा। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये है कैसा? तो ये कार्बनिक यौगिक है। धामन सोडा यानी नाम से ही पता चल रहा है ना, धुलने वाला सोडा। तो इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और ये एक क्या है? ये एक अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। और इसका सूत्र है Na2CO3। तो इसको कई बार आप प्रैक्टिस करें, कई बार प्रैक्टिस करें, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और इसको हम फिर से कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका हो जाता है, मछली तथा तिलचिट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो मछली का जो श्वसन अंग है वो गलफड़े हो जाते हैं, और तिलचिट्टे का जो श्वसन अंग है वो क्या हो जाता है? श्वास रंध्र यानी त्वचा हो जाती है। आप लिख सकते हो, त्वचा भी लिख सकते हो भाई, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो यानी आप श्वास रंध्र भी लिख सकते हो या त्वचा भी लिख सकते हो, या दोनों भी इस तरह से लिख सकते हो। पेट्रोलियम को द्रव्य सोना यानी लिक्विड गोल्ड क्यों कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को द्रव्य सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महंगा होता है। और एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, कि काला सोना किसे कहा जाता है? उसमें ऑप्शन कोयला भी दिए होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? कोयले पे टिक कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पेट्रोलियम होता है, उस पर आंसर पेट्रोल लिखा हो तो वहाँ पे आपको टिक करना है, ना कि कोयले पे टिक करना है। अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों शीर्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है? श्रृंग या शीर्ष? तो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मधुमेह डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमेह डायबिटीज क्या है? लक्षण लिखिए। तो मधुमेह डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के रक्त में शर्करा यानी शक्कर है ना, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। यह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के मात्रा को संतुलित रखता है। और इसमें क्या, इसमें जो लक्षण हो जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बाद आपका हो जाता है, अनियमित जीवन शैली में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो इसमें जो अनियमित जीवन शैली यानी कि आपने खाना खाया, तुरंत आप लेट गए, तुरंत आप रेस्ट करने लगे, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? जो मधुमेह यानी शुगर की दिक्कत होती है, इसमें हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो जीवन शैली है उसको अच्छे से, यानी खाना खाने के बाद थोड़ा सा आप टहलें ज़रूर, है ना।
थोड़ा सा घूमें, तो इस तरह से आप बच सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है? मधुमेह हो जाता है, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारी, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं अनियमित जीवन शैली से। जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? तो जलीय पौधों की जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं, जड़ें रेशेदार होती हैं, मूलरोम अनुपस्थिति या कम विकसित होता है। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? अब मछलियाँ कहाँ कैसे सांस लेती हैं? तो मछलियाँ गलफड़ों यानी जो उनका गलफड़ा होता है ये अंग, तो इससे सांस लेती हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मरुस्थलीय मरुद्भिद पौधों की जड़ों की विशेषताएं बताइए। तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें अत्यंत विकसित होती हैं। अल्फा अल्फा नामक पौधे की जड़ें 130 फीट गहरी होती हैं। कभी कभी जड़ें मांसल होकर जल संचय भी करती हैं, जैसे एस्पेरेगस। बेकेलाइट का उपयोग बताइए। बेकेलाइट का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न आदि के केस तथा बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस का सूत्र लिखिए। तो प्रोड्यूसर गैस CO+N2 और इसे क्या कहा जाता है? ईंधन गैस, जो कोयले जैसी सामग्री से क्या किया जाता है? तो बनाया जाता है। और वाटर गैस तो CO+H2, ये आपका हो जाता है। ये कैसी है? तो ये कृत्रिम गैस होती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिक्स होता है और कोयला गैस के साथ मिलाकर वाटर गैस ईंधन में काम आती है। इससे बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन तैयार होती हैं। हीरे के 2 उपयोग बताएं। तो कांच काटने में और आभूषण बनाने में हीरे का उपयोग किया जाता है। मरुद्भिद पौधे जैसे नागफली की पत्तियां किस में परिवर्तित हो जाती हैं? तो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। आपने देखा होगा नागफली का पौधा, और रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं वो क्या करते हैं? वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। वो पौधा क्या होता है? कांटे इधर उधर कांटे हो जाते हैं, तो वो उसमें पानी को संचित कर लेता है, क्योंकि पानी की तो नीड होती है और वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो इस तरह से ये लॉन्ग में भी आता है क्वेश्चन और आपका शॉर्ट में भी आता है। जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? टीबी हो जाता है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, और टाइफाइड है, लेप्रोसी और कॉलरा। तो टीबी कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस नाम लिख के आ जाता है, तो नाम में आप कंफ्यूज ना होइएगा, आप दोनों नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब ऑप्शन में क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछा गया उसमें ऑप्शन टीबी ना देकर ट्यूबरक्लोसिस लिख देते हैं, तब यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। नींबू का सिट्रस केकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो जीवाणु ज़ैंथोमोनास सिर्टी। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसमें हो जाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दूध को दही में बदल देता है। अब देखिए दूध होता है, उसमें क्या होता है? जब दही में परिवर्तित होता है तो आप उसको सूक्ष्मदर्शी से देखिए तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसा लगेगा छोटे छोटे जो कीड़े जैसे वो आपको रेंगते हुए मिलेंगे। तो अगर वो ना पड़े तो दूध से दही नहीं बन सकता है, वो होते ज़रूर है। और इसका नाम क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताएं। जैसे कुछ जीवाणु होते हैं जो खतरनाक होते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, और कुछ क्या होते हैं जो लाभदायक होते हैं, फायदेमंद होते हैं, है ना। तो इसमें आपका हो जाता है राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम हो जाता है, नाइट्रोसोमोनास हो जाता है, नाइट्रोबैक्टर हो जाता है और लैक्टोबैसिलस हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो सूक्ष्म जैविकी शाखा के अंतर्गत करते हैं। सूक्ष्म जैविकी के पिता का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक सूक्ष्म जैविकी के पिता हैं, नाम आप लोग याद रखिएगा। विषाणुओं यानी वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं। पोलियो हो जाती है, एड्स, डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गला सौंध, खसरा, ट्रेकामा, पीलिया, जिसे हेपेटाइटिस भी कहते हैं। अब पीलिया आ जाए या हेपेटाइटिस ऑप्शन में तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। इसकी हम ट्रिक आपको बता देंगे, जैसे विषाणुओं द्वारा और जीवाणुओं द्वारा, क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, तो ट्रिक से आप लोग अच्छे से याद कर पाएंगे। सरल लोलक के डोरी की प्रभावी लंबाई L एवं गुरुत्वीय त्वरण G में संबंध बताएं। तो
T इज इक्वल टू 2R वर्गमूल L अपॉन G हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G के मान का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसके गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पे गुरुत्वीय केंद्र है, गुरुत्वीय केंद्र प्रभावी लंबाई तथा आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, और प्रभावी लंबाई क्या होगी? घट जाएगी, और आवर्तकाल घट जाएगा। यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो फर्स्ट नंबर पे आपकी हो जाती है अनुदैर्घ्य तरंग, और सेकंड नंबर पे आपकी हो जाती हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो 2 तरह की होती हैं, याद रखिएगा। अब इसमें देख लेते हैं जो अनुदैर्घ्य तरंग है किसको कहते हैं? तो आपका जो अनुदैर्घ्य तरंग है, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है, तो ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। किनको? देखिए एक बार और समझ लीजिए। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश, यानी या आप ये कह सकते हो समांतर होती है, तो ऐसे जो तरंगे उनको क्या कहते हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। उदाहरण जैसे ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता। अब अनुप्रस्थ तरंग के बारे में समझ लेते हैं। तो जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अब क्या है? लंबवत होती हैं। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लंबवत हो जाती है और यहाँ पे क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। इस प्रकार की तरंगों को क्या कहते हैं? तो अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण हो जाती है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाता है, श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो कई बार आप लोग पढ़ चुके हो, पता भी है। चलिए फिर से देख लेते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाती है। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताएं तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब यहाँ पे देखिए श्रव्य तरंग की बात हो रही है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और पराश्रव्य यानी परा मतलब ऊपर, तो अब क्या है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो नाम से याद रखिएगा। जीवों के विलुप्तीकरण का कारण बताएं। तो जीवों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। यही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं जो अपने आप को जलवायु के अनुरूप संतुलित रख पाते हैं। विलुप्त जीवों के गिद्ध, सर्पगंधा आदि जीव हैं। क्यों? देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा कि जीवों के विलुप्तीकरण का कारण बताएं। अब जैसे कि कोई जीव है वो नहीं रह पा रहा है, जैसा माहौल होता है, जैसे कहते हैं उसके अनुकूल ढल जाना। अब कुछ उसके अनुकूल नहीं ढल पाते हैं, तो जो नहीं ढल पाते वो जीवित नहीं रह पाते हैं। और वही वाली बात, जैसे कुछ मनुष्य कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जनरेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कुछ लोग क्या होते हैं उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं। जैसे जैसे माहौल आता जाता है, जैसे जैसे तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी उनका जो दिमागी संतुलन होता है वो भी सही रहता है और जीवित भी वो रह पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये होता है कि बहुत परिवर्तन आ रहा है, बहुत चेंजेस आ रहा है, हम इसमें नहीं रह पाएंगे, यानी वो टेंशन में भी चले जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, प्लस क्या होता है जीवित नहीं रह पाते हैं। तो जैसा वातावरण हो हम उसके अनुकूल हमको ढल जाना चाहिए। तो ये चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे क्या है, कौन कौन से हैं? तो विलुप्त जीवों में गिद्ध हो जाता है और सर्पगंधा आदि जीव हो जाते हैं। तो जैसे गिद्ध क्यों जो है विलुप्ति के कगार पे है, या गिद्ध अब क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो ये लोग क्या है, गिद्ध को क्या कहा जाता है? सफाई कर्मी, यानी प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है ना। तो गिद्ध क्या करता है, जो सड़े, जैसे किसी की आकस्मिक दुर्घटना से मौत हो जाती है या कोई जानवर मर जाता है तो उसको क्या करते हैं, वो खा लेते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो कीटनाशक दवाएं डाली गई, अब उनको क्या जानवरों ने खाया, अब वही दवा जो है गिद्ध को नुकसान कर रही है, तो इस वजह से गिद्ध नहीं रहे। और जो ये आपका हो जाता है सर्पगंधा, तो ये क्या है, ये पौधा है, तो इसमें जो इत्र होता है वो निकाला जाता है। और ये निकाला कहाँ से जाता है? जैसे तने से निकाला जाए तो भी पौधा जीवित रहेगा, फूल से निकाला जाए तब भी पौधा जीवित रहेगा, लेकिन जब जड़ से निकाला जाएगा तो पौधा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहते नहीं
जो चीज़ कुछ जैसे इंसान हो या जानवर हो, उनकी अच्छाई ही उनकी मौत का कारण बनती है। तो इसका क्या हुआ, इसकी जो अच्छाई है वही इसकी मौत का कारण बन गया और ये क्या है, विलुप्ति की कगार पे हो गया। उसके बाद देखते हैं कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस जीव का पालन होता है। तो कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गी का पालन होता है। हरित क्रांति के जनक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपका। तो नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जनक है। अब यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन आती है कि नॉर्मन ये जो ई बोरलॉग हो जाते हैं, हमें स्वामीनाथन किसको लिखा जाए। तो जब भारत की बात आती है तब आपको में स्वामीनाथन लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है तब ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरह से आंसर दीजिएगा। ध्वनि की तीव्रता का मापन किससे होता है, तो डेसिबल से होता है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी द्रव्य, टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। जैसे आप कहीं घूमने गए, मान लीजिए पहाड़ी इलाके में, और वहाँ पे आपने किसी अपने फ्रेंड का नाम लिया है, जैसे मान लीजिए राम आपने कहा, तो क्या होगा, राम आपके मुंह से निकला, गया पहाड़ियों में टकराया और टकरा के वो फिर से आपके पास आ जाता है। देखो कितनी गूंज होती है। तो यहाँ पे यही परावर्तित ध्वनि, इसी को प्रतिध्वनि कहा जाता है। हृदय की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप का कारण बताएं, तो ज़्यादा वसा का सेवन करना। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां हो जाती हैं टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़ और गोरोनिया और सिफिलिस आदि हो जाते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। अपश्रव्य तथा प्राश्रव्य तरंगों में अंतर बताएं, तो यहाँ पे आपका हो जाता है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो पर यानी ऊपर, तो 20,000 से अधिक तो वो पराश्रव्य, और अप कहते हैं अप डाउन, तो इस तरह से याद रखिए। हालांकि अप तो ऊपर होता है इसका मतलब है ना, लेकिन डाउन नीचे होता है। लेकिन यहाँ पे हिंदी से मार रहे हैं तो अप यानी जो है थोड़ा सा नीचे, तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को, ये ट्रिक है। तो इसमें ट्रिक में ये नहीं होता है कि एकदम नियम के अनुसार चीज़ों को बताया जाए या सीखा जाए, जैसे याद रह पाए, बस ट्रिक वही हो जाती है। किसी तरंग की आवृत्ति, चालन तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध लिखिए। तो यदि तरंग की आवृत्ति n, चाल v तथा तरंग दैर्घ्य डेल्टा हो जाती है तो आवृत्ति बराबर यानी चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, यह आपका हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यानी यंत्रों के द्वारा कार्य करना यांत्रिक ऊर्जा, नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी आप लोगों ने चैनल पर विजिट किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।